वेलकम एवरीवन। साथियों, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आपके क्लास 8 की, जो होगा आपका ऑफिस प्रोसीजर से रिलेटेड। हेल्पफुल रहता है आपके काफ़ी ऐसे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में जहाँ पे आपका ऑफिस प्रोसीजर एक सिलेबस की तरह पूछा जाता है। तो क्लास 8 जो होगी आपकी, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे वो आपको बता देते हैं। ऑफिस प्रोसीजर्स की क्लास है, टोटल 12 चैप्टर हैं। ये ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंगली हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली जो अपडेटेड फाइल है 2022 के CSMOP की, ठीक है। एक बच्चे का कमेंट आया कि हम ऑलरेडी जो है ये ओल्ड हैं। हालांकि ऑफिस प्रोसीजर में इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं होती, ओल्ड और न्यू में भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा अभी। तो टोटल 12 चैप्टर्स थे, तो अब आप देखोगे इसमें 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम करेक्ट करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा क्लास में हमारे 16 चैप्टर हो जाएंगे आपके। हालांकि चेंजेस की अगर बात करते हैं तो देखो 2014 से 22 तक का जो टाइम है वो 8 ईयर्स का टाइम है। इसके बीच में कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन वो चेंजेस भी आपको शायद इसमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो वो क्या चेंजेस थे, जैसे आपका था NCBC, ठीक है। नेशनल कमीशन जो बैकवर्ड क्लास का है, वो एक स्टैचुरी बॉडी है, ऐसा बोला गया था 2014 में। हमने भी आपको शुरू में पढ़ाया, फिर एक बच्चे का कमेंट आया कि स्टैचुरी बॉडी नहीं है। लिटरली वो अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया, उसको NCBC को क्या बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया, ठीक है। अब वो अमेंडमेंट आप चेक करना, शायद 102 है, इस तरह से कुछ अमेंडमेंट है। जो उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली 2022 में अगर ये CSMOP का नया शेड्यूल आया, नए ऑफिस प्रोसीजर आए, तो उससे पहले का है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर भी आप देखोगे नई वाली फाइल में हमने आपको प्लस मेंबर टेलीग्राम ग्रुप पे भेजी है वो, तो उस न्यू फाइल में भी आपको NCBC को एक स्टैचुरी बॉडी बताया गया है, ठीक है। तो उसमें भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। बाकी अब आगे से हम क्या है, जो न्यू हमारे चैप्टर्स हैं वो भी हम करने वाले हैं। तो अभी आप याद रखेंगे यहाँ पे 16 चैप्टर्स होंगे अब, ठीक है। चलो, तो चैप्टर 9 है आपका रिकॉर्ड मैनेजमेंट की बात करेंगे। रिकॉर्ड मैनेजमेंट में आपको एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका रिकॉर्ड मैनेज करना होता है, ठीक है साथियों। या फिर रिकॉर्ड मैनेजमेंट में जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो आपको करनी होती है। जैसे आपको रिकॉर्डिंग करनी होती है, आपको रिटेंशन बनाए रखना होता है, रिट्राइवल होता है, ठीक है। रिट्राइवल समझ रहे होंगे ना आप, किसी डाटा को जैसे कहते हैं ना बैकअप की तरह यूज़ करना। और अगर रिट्राइवल नहीं करना है तो उसको डिस्पोज करना है। तो डिस्पोज किस तरह से करेंगे, वो करेंगे हम नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के बेसिस पे। आपने ये इंस्टीट्यूट के बारे में याद रखना है, क्वेश्चन बनते हैं इस इंस्टीट्यूट से अगर बात करेंगे हम रिकॉर्ड मैनेजमेंट की, ठीक है साथियों। चलो, ये क्लास आज आपकी इतनी बड़ी नहीं होगी बिकॉज चैप्टर 9 की बात करेंगे इसमें हम। रिकॉर्ड मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। बाकी जो इससे रिलेटेड आपको मॉक क्वेश्चंस होंगे वो हम लास्ट में ज़रूर करवाते हैं, वो आपको इस क्लास में भी करवाए जाएंगे। अब प्रोसीजर की बात करेंगे कि अगर आपने रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना है तो पहली लाइन रिकॉर्डिंग थी हमारी। अब रिकॉर्डिंग कैसे करनी है आपने, रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड कीपिंग, आपने किस तरह से रिकॉर्ड को मैनेज करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ईच डिपार्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इश्यू डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस टू रेगुलेट एंड रिव्यू द रिकॉर्ड। इस लाइन से बोला गया है कि हर एक डिपार्टमेंट क्या करता है, वो बताता है, डिपार्टमेंटली इंस्ट्रक्शंस देता है कि भाई आपको रिकॉर्ड मैनेज करके रखना है, किस तरह से मैनेज करना है, वो इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। अब जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उनके ऊपर, फाइल के ऊपर उनको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उन पे एक्शन लिया जाता है जब वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब सोचो आपने इंस्ट्रक्शन भी दी और वो कंप्लीट भी हुए, अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे उसको गवर्न किया जाएगा नेशनल आर्काइव के हिसाब से। जो प्रोविजंस बनाए गए हैं आपके इस वाले पार्ट के अंदर, रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल, ठीक है, RRS। आपसे फुल फॉर्म अगर पूछी जाती है तो आपने याद रखना है रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल, और NAI। तो रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल और आपका नेशनल आर्काइव इंडिया के हिसाब से जो आपका प्रोविजंस बनाए जाते हैं उनको फॉलो करते हुए आपको रिकॉर्ड को मैनेज करना होता है, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल, अभी हमने बात की थी आपसे RRS की, ठीक है।
की थी ना साथियों आरआरएस के बारे में। तो साथियों हमने आपसे बात की आरआरएस के बारे में। अब इसमें क्या होता है, अब आपको कुछ क्वेश्चंस याद रखने हैं। अगर आपका रिकॉर्ड अकाउंट से रिलेटेड है तो क्या करोगे, इस्टेब्लिशमेंट से, हाउसकीपिंग से रिलेटेड है, पर्सनल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो क्या करोगे, और अगर कोई सब्सटेंसिव फंक्शंस है तो क्या करोगे। ठीक है, 3 पॉइंट हैं, 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। अपेंडिक्स 13 अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, अपेंडिक्स 13 पढ़ोगे जीएफआर रूल्स में, तो जीएफआर रूल्स आपके कब आए, 2017 में आए, यानी जनरल फाइनेंसिंग रूल्स, जिनको बनाता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो साइट आपको देखने को मिलती है मिनफिन करके, ठीक है, www.minfin इस तरह से। तो मिन मतलब मिनिस्ट्री, FIN से फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइट पे आपको देखने को मिलती है जीएफआर रूल्स। जीएफआर रूल्स में आपको देखने को मिलता है अपेंडिक्स 13, और अपेंडिक्स 13 आपको बताता है कि किस तरह से आपको रिकॉर्ड को रिटेंट करना है। ठीक है, अकाउंट्स का जो रिकॉर्ड है, मतलब जो रिकॉर्ड अकाउंट से रिलेटेड है उसको किस तरह से आपने रिटेंशन बनाना है उस रिकॉर्ड का, वो आपका जीएफआर रूल्स में बताया गया है। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात होगी, पर्सनल एंड हाउसकीपिंग की बात होगी, इस तरह के, ठीक है, हाउसकीपिंग लाइक MTS जॉब, क्लीनिंग, डस्टिंग, ठीक है। तो अगर इन मैटर्स की बात होगी तो उसको क्या करना है, उनको भाई आपका फॉलो करना पड़ेगा रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल। किसके हिसाब से, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस की वेबसाइट पे जो अवेलेबल है रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल, उसके नॉर्म्स को आपने पढ़ लेना है, क्योंकि वो सारे के सारे मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स के लिए कॉमन है। ठीक है, तो इन नॉर्म्स को कौन डिसाइड करता है, इन नॉर्म्स को डिसाइड करता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवेंसेस। ठीक है, अब सब्सटेंसिव फंक्शंस की बात करेंगे तो उनके रिटेंशन का शेड्यूल कौन बनाता है, तो उसके लिए कंसल्ट करना होता है NAI से, दैट इज नेशनल आर्काइव इंडिया। ठीक है, तो आई होप रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल के 3 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, बहुत ज़रूरी हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम पर्पज से। अब दिमाग में बार बार आता है NAI, तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा बता ही देते हैं। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका फॉर्मेशन आपका 11 मार्च 1891 को होता है साथियों, 11 मार्च 1891। पेरेंट डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के अंडर ये काम करता है उसका है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनका हेडक्वार्टर जो है NAI का, वो आपका न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है साथियों आपको। और ये एक अटैच्ड ऑफिस है। अब अटैच्ड ऑफिस का एक और एग्जांपल मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आपने सबऑर्डिनेट ऑफिस, अटैच्ड ऑफिस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैच्यूरी बॉडीज हमारा पढ़ा है, तो उसमें से ही आपका एक क्वेश्चन ये देखने को मिलता है आपको कि भाई NAI है अगर नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, तो ये अटैच्ड ऑफिस है किस डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपने बोलना है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंडर आता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो इसलिए इसको अटैच्ड ऑफिस बोला जाता है। याद रखना है, हेडक्वार्टर NAI का नई दिल्ली है, फुल फॉर्म इसकी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, बना ये 11 मार्च 1891 को। चलो NAI के बारे में अच्छे से समझाया हमने आपको। अब बात करेंगे जो रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है ऑफिसर्स को और उनके जो पर्सनल स्टाफ हैं। पर्सनल स्टाफ कौन होता है ऑफिसर का, प्राइवेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, दैट इज PPS है ना, PA होते हैं, ये इनके पर्सनल स्टाफ में आते हैं। क्लर्क होते हैं, MTS होते हैं। तो इनको क्या करना होता है, ये हर एक डिपार्टमेंट इशू करता है कि भाई आप इस हिसाब से इंस्ट्रक्शंस उनको दी जाती हैं कि रिकॉर्ड को मैनेज करना है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, CSMOP को फॉलो करते हैं। अब CSMOP मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बच्चे भी कमेंट कर चुके हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप बताओ मुझे CSMOP क्या होता है। इसी का हम आपको 60th एडिशन जो है पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगली बात आ जाती है आपकी रिक्विजिशनिंग ऑफ रिकॉर्ड। अगर कोई रिक्विजिशन, समझ में आता है ना, रिक्विजिशन होता है रिक्वेस्ट, डिमांड। अगर कोई डिमांड बनाता है रिकॉर्ड की तो क्या होगा, तो कोई भी भाई रिकॉर्ड किसी भी सेक्शन को, डिपार्टमेंट को
तब तक नहीं दिया जाता जब तक आपको पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 के अंतर्गत कोई रिक्विजिशन एक एग्जैक्ट फॉर्मेट में नहीं मिल जाती, जहाँ पे आपका रिकॉर्ड रूम है या आपका आर्काइवल, ठीक है, आर्काइवल रिकॉर्ड रखा हुआ है, जहाँ पे जैसे म्यूजियम्स होते हैं या डिपार्टमेंट का अपना रिकॉर्ड रूम होता है, तो तब तक कोई चीज़ नहीं निकाली जाती वहाँ से जब तक कि PRA एक्ट के तहत, ठीक है, PR जो पब्लिक रिलेशन एक्ट है उसके अंतर्गत कोई एप्लीकेशन आपको नहीं मिल जाती। ओके साथियों, अब रिकॉर्ड अगर सिक्योरिटी क्लासिफिकेशंस का है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियल मैटर है, तो उसको किसी भी कीमत पे ट्रांसफ़र नहीं किया जाता आर्काइव्स में, ये भी आपने याद रखना है। वो आपको म्यूजियम्स में देखने को नहीं मिलेगी चीज़, वो आपको आर्काइव्स में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सेक्शन 10 पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 में बताई गई है बात। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम पर्पज से आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि विच सेक्शन ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 सेज दैट सिक्योरिटी क्लासिफिकेशंस रिकॉर्ड आर नॉट ट्रांसफर टू द आर्काइव्स। तो आपका आंसर होगा सेक्शन 10, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन बने इस स्लाइड से, अब आपको याद रखना है कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, क्या क्या आप याद रखोगे, ठीक है साथियों। अब आपके मॉक क्वेश्चन की बारी आ जाती है, तो आपको बड़े मज़े आ गए होंगे। बहुत छोटी क्लास आपको देखने को मिली, एक शॉर्ट क्लास है ना, नहीं मोस्टली एवरेज हमारी वीडियोस 13 मिनट की होती है, 30 मिनट की है ना, होती नहीं है, बनाई नहीं जाती, वो इतना लगता है टाइम, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था ये छोटा चैप्टर है। अब मॉक ट्राई करेंगे, मॉक के लिए अब आप रेडी हो जाओ। चलो, पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, व्हेन वॉज NAI नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया फॉर्म। तो फटाक से आपका आंसर होगा साथियों, इसका आंसर होगा आपका 1891। एग्जैक्ट डेट में भी आप बता देता हूँ, 18 मार्च 1891, सॉरी 11 मार्च 1891, ठीक है। अब आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है आपका NAI, और ये भी बताना है कि ये एक अटैच्ड ऑफिस है या सबऑर्डिनेट ऑफिस है। चलो, होमवर्क है थोड़ा सा। रिकॉर्ड मैनेजमेंट कवर द एक्टिविटीज कंसर्निंग मेनली रिकॉर्डिंग, रिटेंशन, रिट्राइवल एंड डिस्पोजल बाय ट्रांसफरिंग रिकॉर्ड टू। अब जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट है वो सारी की सारी एक्टिविटी देखता है, रिकॉर्डिंग करना, रिटेंशन करना, है ना, और उस डाटा को रिट्राइव करना, अगर ख़राब हो गया है या एक टाइम हो गया तो डिस्पोज करना। कौन देखता है ये सारी चीज़ें? तो ये सारी चीज़ें देखता है साथियों। आपका इसका आंसर होगा तो आपका इसका आंसर होगा NAI या NAI, सॉरी NIA या NAI। तो ये याद रखना, ये NIA ना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपका NAI आंसर होगा इसमें। चलो, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कनेक्टेड विद अकाउंट्स ऑब्जर्व द इंस्ट्रक्शंस कंटेंट इन अपेंडिक्स 13 टू द डैश। अब बात करेंगे रिकॉर्ड की, जो कनेक्ट है अपेंडिक्स 13 के हिसाब से, वो किसका है? वो साथियों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जनरल फाइनेंसिंग रूल्स के हिसाब से आता है, CCS रूल्स के हिसाब से नहीं आता है। तो आंसर होगा आपका GFR, ठीक है, और GFR ही होते हैं जनरल फाइनेंसिंग रूल्स। फोर्थ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रिकॉर्ड बियरिंग सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन। लास्ट में पढ़ाया है, क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, आंसर आपको देना है, लेकिन मैं बता देता हूँ। सेक्शन 10 में बोली गई है ये बात कि वही पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 के हिसाब से बियरिंग सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन रिकॉर्ड्स आर नॉट ट्रांसफर टू द आर्काइव्स, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो साथियों, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब्सक्राइब कर लें हमें मोर अपडेट्स के लिए। किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है आपकी प्लस मेंबर से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, मॉक टेस्ट से रिलेटेड, और कोई क्वेरी होती है तो आप mannatofficial14@gmail.com पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप मेल करोगे, उसका रिप्लाई आपको एज सून एज पॉसिबल दिया जाएगा। तो मिलते हैं साथियों नई वीडियो में, तब तक आपको क्या करना है, 1 से लेके 9, 10 जितनी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, आपको बस उनको रिवाइज करते रहना है, आपकी प्रिपरेशन बेटर रहेगी। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।